हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 7। इसके लिए आवश्यक सामग्री है 5 परखनलियाँ, परखनली स्टैंड, पानी, कॉपर सल्फेट, लोहे के टुकड़े, जिंक के टुकड़े, मैग्नीशियम का तार, एल्यूमिनियम इंजेक्शन वाली शीशी की सील, ठीक है। तांबे का तार। एक 100 मिलीलीटर बीकर में 100 मिलीलीटर बीकर में 50 मिलीलीटर पानी लेते हैं और उसमें लगभग 5 ग्राम कॉपर सल्फेट डालते हैं और उसे घोल लेते हैं। स्वच्छ विलयन की बराबर मात्राएं 5 परखनलियों में डालकर उन्हें परखनली स्टैंड में रख देते हैं। अब इन परखनलियों में क्रमशः लोहे के टुकड़े, जिंक के टुकड़े, मैग्नीशियम का तार, एल्यूमिनियम का टुकड़ा, तांबे के तार आदि डालते हैं। परखनलियों को बिना हिलाए कुछ देर उसी प्रकार रहने देते हैं। और जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ये परखनली है। परखनली में कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डाला गया है, ठीक है। फिर उसमें फेरस सल्फेट का विलयन प्राप्त हुआ है, तांबे की परत चढ़ा है। इस प्रकार से मतलब ये प्रयोग को निरीक्षण करते हैं, ठीक है। इस प्रयोग में हमने देखा कि 5वीं परखनली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि अन्य परखनलियों में कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई धातु ने विलयन से तांबे को विस्थापित मतलब अलग कर दिया गया है, ठीक है। मतलब हमने देखा है कि 5वीं परखनली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि अन्य परखनलियों में कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले गए धातु में विलयन से तांबे को विस्थापित कर दिया है, अर्थात उसको अलग कर दिया है, उसका जगह चेंज हो गया है, ठीक है। तथा तांबे का स्थान स्वयं ने ले लिया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम धातुएं तांबे से अधिक सक्रिय हैं। इस क्रियाकलाप को कक्षा 5 के छात्रों के समूह में बांट कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक समूह एक अलग लवण जैसे कि सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट आदि का विलयन बनाए और इन्हीं 5 धातुओं से क्रिया कराए। क्रिया होने पर पता चलेगा कि गैस के बुलबुले निकले हैं, या विलयन के रंग में कुछ चेंज हुआ है, या धातु के रंग में परिवर्तन या ऊष्मा उत्पन्न हुआ है, या ऊष्मा का अवशोषण हुआ है आदि हम क्रियाकलाप करके देख सकते हैं, ठीक है। उपरोक्त सारणी के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है। यदि जिंक धातु लोहे को फेरस सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देती है तो हम कह सकते हैं कि जिंक धातु लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। यदि लोहा तांबा को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है तो लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील है। क्योंकि जिंक धातु लोहे से अधिक क्रियाशील है, अतः वह तांबे से भी अधिक क्रियाशील होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमको जो श्रृंखला प्राप्त हुई है वह इस प्रकार है: लिथियम, फिर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, ठीक है। धातु जितनी क्रियाशील होगी वह उतनी ही तीव्रता से पानी और वायु से क्रिया करती है। सोडियम इतना अधिक क्रियाशील है कि इसे पानी तथा वायु की क्रिया से बचाने के लिए केरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जबकि दूसरी छोर पर सोना है जो लगभग निष्क्रिय है और पानी तथा वायु से क्रिया नहीं करता है, या तो अम्ल से भी क्रिया नहीं करता है। एक प्रश्न बनता है, ऐसा कौन सा धातु है जो अम्लों से भी क्रिया नहीं करता है? तो उत्तर में आएगा सोना, Au, ठीक है। अब इनके उत्तर दीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने से बनने वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने से बनने वाले विलयन की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा। देखिए कि क्या बोल रहा है मैग्नीशियम, तो यहाँ पे आ जाएगा Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो हमको प्राप्त होगा MgOH2, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी,
क्षारीय प्रकृति की होगी ये, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घुलने से बने विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। अब दूसरा प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर क्या होता है। ये बुक में दिया हुआ है, देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और कॉपर अलग हो जाता है। मतलब जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर जो है अलग हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे, ये वाला लिख लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या तांबा फेरस सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित करता है। इसका उत्तर होगा, तांबा फेरस सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर पाता, अर्थात तांबा लोहा से अधिक क्रियाशील है, ठीक है। इसका उत्तर ये होगा। अब प्रश्न चौथा आता है, लोहे एल्यूमिनियम आदि के बर्तनों में आचार आदि खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता। तो मैं पिछले वीडियो में इसका उत्तर आपको बता चुका हूँ, आपके बुक में दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिलेगा, पेज नंबर 43 में आपको इसका उत्तर मिलेगा। यहाँ से आपको देख के लिखना है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देख के लिखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रायः धातुएं अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, ठीक है। तो प्रायः धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ये भी बुक में दिया हुआ है, देखिए अम्लों से क्रिया, ये मैग्नीशियम अम्ल से क्रिया किया है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई है, ठीक, बुक में दिया है। इसी प्रकार जिंक जो है HCl अम्ल से क्रिया किया है तो जिंक क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस मुक्त उत्पन्न हुआ है। मतलब उत्तर ये लिखना है कि प्रायः धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, ठीक है। ये आपको पूरा उत्तर प्रश्न उत्तर बता दिया, इसको लिखिए और दिखाइए।